हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जीके स्टडी आइकॉन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। इंडियन पॉलिटी में हम लोग फंडामेंटल राइट डिस्कस कर रहे हैं और कल हमने फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने दो आर्टिकल्स जो हैं डिस्कस कर लिए हैं। आर्टिकल 14 और 15 हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। आज हम राइट टू इक्वालिटी का आर्टिकल 16 डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, आपका जो आर्टिकल 16 है उसकी हेडिंग देखिए क्या है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, पढ़ते हैं आगे इसका टेक्स्ट। आर्टिकल 16 प्रोवाइड फॉर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। देखिए, आर्टिकल 16 क्या कहता है। आर्टिकल 16 आपको इक्वालिटी प्रोवाइड कराता है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाता है हर एक सिटीजन को। किस मैटर में प्रोवाइड करवाता है, एम्प्लॉयमेंट या फिर अपॉइंटमेंट। एम्प्लॉयमेंट अपॉइंटमेंट के मैटर में जो है किसी भी ऑफिस के अंडर जो है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है आपका आर्टिकल 16 प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, आप कोई भी जो है एग्ज़ाम दे सकते हैं, जैसे आईएएस का एग्ज़ाम है आप वो दे सकते हैं। ठीक है, हर एक सिटीज़न दे सकता है। ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलर किसी रिलीजन के लिए ही है या फिर ये पर्टिकुलर किसी कास्ट के लिए ही है। हर एक कास्ट का, हर एक रिलीजन का जो पर्सन है वो आप जो है ये सिविल सर्विसेज का जैसे एग्ज़ाम दे सकता है। हर एक जो भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनके अंडर जो है उनको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दी गई है कि वहाँ पे उनका अपॉइंटमेंट भी हो सकता है और एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है। ठीक है, no citizen can be discriminated against or be ineligible for any employment or office under the state on the ground of religion, race, caste, sex, descent, place of worth, etc. अब देखिए क्या बोल रहा है कि कोई भी पर्सन जो है किसी भी पर्सन के साथ जो है किसी भी तरह का इनडिस्क्रिमिनेशन नहीं, किसी भी पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, उसको इनएलिजिबल नहीं माना जा सकता। किस मैटर में, जॉब के मैटर में, एम्प्लॉयमेंट के मैटर में, एम्प्लॉयमेंट के मैटर में, अपॉइंटमेंट के मैटर में। किस बेसिस पे, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट और प्लेस ऑफ वर्थ। वो किसी भी कास्ट का है, किसी भी रिलीजन का है या किसी भी जेंडर का है, मेल है, फीमेल है। ठीक है, किसी भी प्लेस का है, दिल्ली का है, JNK का है, हरियाणा का है, किसी भी प्लेस का है, उसको जो है इस बेसिस पे जो है उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता एम्प्लॉयमेंट में और अपॉइंटमेंट में। ओके, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, इसकी कुछ एक्सेप्शन है, ये सिर्फ इसका टेक्स्ट था। अब जो मैं चीज़ें आपके साथ एक्सप्लेन करूँगी आप उनको बस ध्यान से सुनिए। ठीक है, उसके कंसेप्ट को अच्छे से समझिए और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे आप लोग उसको राइट डाउन कर सकते हैं। अब जो है कुछ एक्सेप्शन भी हैं। ठीक है, जैसे कल वाले दो आर्टिकल्स में भी हम लोगों ने एक्सेप्शन देखी थी। ठीक है, इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, किसमें, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी में भी। देखिए, पार्लियामेंट जो है ना, ये वो क्या कर सकती है, प्रिस्क्राइब कर सकती है। पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब रेजिडेंस एज अ कंडीशन फॉर द सर्टन एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट इन अ स्टेट और यूटी और लोकल अथॉरिटी। क्या कर सकती है हमारी पार्लियामेंट, पार्लियामेंट क्या कर सकती है, एक सेकेंड, पार्लियामेंट क्या कर सकती है, आपको एक रेजिडेंस जो है उसको एक कंडीशन बना सकती है फॉर सर्टन एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट। कल को ऐसा हो सकता है कि पार्लियामेंट क्या कर दे, कुछ जॉब्स जो हैं उनको रिजर्व्ड कर दे किसी कैटेगरी, किसी स्टेट के लिए या किसी लोकल अथॉरिटी के लिए या किसी यूटी के लिए जो है कुछ जॉब को रिजर्व करके रख सकती है। ठीक है, कि ये जॉब जो है सिर्फ इन्हीं स्टेट्स के लिए है। ठीक है, अब देखिए, ऐसा पहले था, एक एक्ट था, एक एक्ट था आपका एज द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्ट। कौन सा एक्ट था आपका, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्ट था आपका, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्ट। ठीक है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्ट जो है आपका 1957 वाला। ठीक है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1957 कहता था कि आप लोग जो है क्या कर सकते हैं, पार्लियामेंट क्या कर सकती है, किसी भी जॉब को जो है एक रेजिडेंस जो है एक कंडीशन बना के जो है रख सकती है एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए, यूटी के लिए या लोकल अथॉरिटी के लिए। बट क्या होता है, ये जो एक्ट है ना 1957 का पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्ट, इसको 1974 में क्या किया, इसको एक्सपायर्ड कर दिया, इसको रिपील कर दिया। ठीक है, और क्या किया गया, देयर इज़ नो सच प्रोविजन फॉर एनी स्टेट। ऐसा कोई भी प्रोविजन, इस एक्ट को जब रिपील किया गया, ठीक है, अमेंडमेंट लाई गई जो 1974 में, उसमें कहा गया कि इस तरह का जो है कोई भी प्रोविजन जो है किसी स्टेट के लिए नहीं रखा जाएगा बट एक्सेप्ट आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। ठीक है, किनको छोड़ के, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। ठीक है,
तेलंगाना जो आपकी स्टेट है पहले सिर्फ आंध्र प्रदेश के लिए ही था, क्योंकि 1974 में जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही स्टेट थी। 2014 में इनका रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ, तेलंगाना को डिफरेंट स्टेट बना दिया गया था। ठीक है, तो अब जो है इन दोनों स्टेट में जो है ये वाला जो आपका रेजिडेंस जो आपकी एम्प्लॉयमेंट है, रेजिडेंस जो एक्ट है, ये इन दोनों स्टेट में जो है ऐसा प्रोविजन इन दोनों स्टेट में जो है एप्लीकेबल अभी भी है, बट बाकी और किसी स्टेट में जो है एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये इसकी एक्सेप्शन है। एक और इसकी एक्सेप्शन ये थी कि जो स्टेट है ना वो क्या कर सकता है, कुछ रिजर्वेशन रख सकता है अपॉइंटमेंट में या आर पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, क्या कर सकता है, रिजर्वेशन दे सकता है, रिजर्वेशन दे सकता है, रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट। ठीक है, अपॉइंटमेंट एंड अपॉइंटमेंट और पोस्ट में या फिर अपॉइंटमेंट में जो है कुछ रिजर्वेशन दे सकता है जो आपकी बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए। ठीक है, उनकी बैकवर्ड क्लासेस जो है आपकी जो सोशली इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए कुछ रिजर्वेशन का प्रावधान जो है वो स्टेट रख सकता है उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए। ठीक है, उनकी अपॉइंटमेंट में जहाँ उनकी पोस्ट में। और एक चीज़ इसमें एक और एक्सेप्शन है, मान लीजिए कुछ ऐसे भी जो है स्टेट लॉ बना सकता है। ठीक है, कुछ एक ट्रस्ट है, मान लीजिए जैसे कोई मंदिर है, ठीक है, एक कोई टेम्पल है, उसको एक ट्रस्ट चला रही है कोई हिंदू, मान लीजिए कोई हिंदू का टेम्पल है, जैसे आप रघुनाथ मंदिर ही मान लीजिए। ठीक है, इसको कोई ट्रस्ट जो है वो चला रही है इस वक्त। ठीक है, तो अब जो वो ट्रस्ट है वो चाहती है कि इस जो हमारी जो इस मंदिर, अब देखिए कोई ट्रस्ट चला रही है इस मंदिर को, पूरा जो है इसको कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो है कुछ लोगों को इसमें काम करने के लिए दिया गया होगा, है ना, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड दी गई होंगी। अब ये जो ट्रस्ट के मेंबर हैं, जो ट्रस्ट के जो मेंबर हैं वो कह रहे हैं कि हमने जो अपॉइंटमेंट रखनी है इस मंदिर में वो सिर्फ जो है हिंदूज़ की रखनी है। किन की रखनी है, हिंदूज़ की रखनी है, और किसी जो है रिलीजन की नहीं रखनी है। तो ठीक है, तो ये लॉ जो है इस ऐसे लॉ जो है वो बनाए जा सकते हैं। इसमें जो है कोई ये नहीं बोल सकता कि इसमें क्या हो रहा है, आर्टिकल 16 का क्या हो रहा है, वायलेशन हो रहा है, क्योंकि किसी और रिलीजन के पर्सन को जो है इस ट्रस्ट का मेंबर बनने के लिए जो है अपॉइंट नहीं किया जा रहा है। ठीक है, ये 3 एक्सेप्शन थी इसकी। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब इसके साथ देखिए, अब आप देख रहे हैं इक्वालिटी किस में दी जा रही है, ये एम्प्लॉयमेंट में और अपॉइंटमेंट में दी जा रही है। ठीक है, अब देखिए क्या एससी और एसटी, जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया एससी और एसटी आगे ही रिजर्वेशन में इंक्लूडेड थी, उनके लिए स्टार्टिंग से ही रिजर्वेशन का प्रावधान रखा गया था कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे ही। ठीक है, बट और भी तो अदर बैकवर्ड क्लासेस होंगी, और भी तो लोग बैकवर्ड होंगे। ठीक है, एजुकेशनली सोशली इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड और भी तो कास्ट हो सकती है ना। तो देखिए एक आपकी मंडल कमीशन बनाएगी। ठीक है, मंडल कमीशन आपकी बनाएगी। ये मंडल कमीशन, एक मिनट, ये मंडल कमीशन कब बनाई गई, 1979 में। और ये आपकी जो है सेकंड कमीशन थी। सेकंड कमीशन आपकी बनाई गई थी ऑन बैकवर्ड क्लासेस, किसके ऊपर, बैकवर्ड क्लासेस के ऊपर जो है ये कमीशन बनाई गई थी। और किसकी उस टाइम पे जो आपके प्राइम मिनिस्टर थे वो किसकी गवर्नमेंट किसकी थी उस टाइम जो है आपकी गवर्नमेंट थी मोरारजी देसाई। ठीक है, मोरारजी देसाई जी की गवर्नमेंट थी। ठीक है, इनकी गवर्नमेंट के वक्त पे ही जो है आपकी सेकंड मंडल कमीशन जो है मंडल कमीशन बनाई गई थी, और ये आपकी सेकंड कमीशन थी। ठीक है, किसके ऊपर थी, ये बैकवर्ड क्लासेस के ऊपर। ठीक है, अब देखिए ये मंडल, इससे पहले ये सेकंड क्यों, क्योंकि इसके पहले एक फर्स्ट कमीशन भी आपकी बनाई गई थी 1953 में। उस कमीशन का नाम था काका कालकर। ठीक है, काका कालकर कमीशन उसका नाम था। ये फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो है आपकी कमीशन बनाई गई थी 1953 में। ठीक है, और 1979 में जो है आपकी सेकंड जो है बैकवर्ड कमीशन बनाई गई मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट में। ठीक है, अब इसका काम क्या था, इस कमीशन का काम था कि इसको क्या करना है, इन्वेस्टिगेट करना है कंडीशन, किसकी कंडीशन, सोशली एंड एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेस होंगी ना, एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेस होंगी, इसको काम किया दिया गया कि आपने उनकी कंडीशन को जो है एनालाइज करना है, इन्वेस्टिगेट करना है, और उनके लिए जो है हमें कुछ मेजर्स जो हैं, कुछ रिकमेंडेशन जो है वो आपने हमें देनी है। ठीक है, और इस कमीशन ने क्या किया, 1980 में जो है अपनी रिपोर्ट सबमिट की।
1979 में इसको बनाया गया। 1 साल के बाद इसने अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर दी थी और उस रिपोर्ट में क्या पाया गया, 3743 कास्ट ऐसी थी जो क्या थी, एक सेकेंड, कितनी कास्ट थी, 3743 आपकी ऐसी कास्ट थी, ऐसी कास्ट थी जो सोशली और एजुकेशनली जो है बैकवर्ड थी। ठीक है, इसमें इसका जो है पूरा जो है 52% जो है हिस्सा जो है वो बैकवर्ड क्लासेस में आता था। अदर बैकवर्ड क्लासेस में ऐसी पॉपुलेशन 52% पॉपुलेशन जो थी वो क्या थी, एजुकेशनली बैकवर्ड थी और इकोनॉमिकली बैकवर्ड थी। ठीक है, और SC ST को इंक्लूड करके एक्सक्लूड करके इसमें जो है SC ST को बाहर निकाल के जो है जो 52% का जो हिस्सा था वो क्या था, अभी भी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड था। ये किसने दिए, ये किसने बताया, ये हमें जो है मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी उसने बताया। ठीक है, और फिर मंडल कमीशन ने जो है इसको रिकमेंडेशन दिया कि ये जो पॉपुलेशन है इनके लिए जो है भाई जॉब में जो है रिजर्वेशन रखना चाहिए। कमीशन ने रिकमेंड किया कि इनके लिए जॉब का आप प्रावधान रखें। जॉब के मामले में जो है अदर जो बैकवर्ड क्लासेस हैं आपकी OBCs, और इनको किस कैटेगरी में डाला गया, OBCs कहा गया क्योंकि अदर बैकवर्ड क्लासेस थी। और कहा गया, इस कमीशन ने कहा कि इनको जो है 27% जो है आप लोग जो है इनकी जॉब में आप इनके लिए रिजर्वेशन रख दो। ठीक है, पर उस टाइम पे जो है रिजर्वेशन जो है नहीं दिया। इनकी रिकमेंडेशन जो मंडल कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी उस वक्त इसको जो है इंस्टेंट जो है फोर्स में नहीं लाया गया। ठीक है, अब इन्होंने 27% ही रिकमेंडेशन क्यों कहा, क्योंकि 17% 15% जो है वो ऑलरेडी आपकी SC को जो रिजर्वेशन दी जाती थी। ठीक है, 7% जो है ST को रिजर्वेशन थी। तो 27, 15 और 7 को मिला के आपकी टोटल 49% जो है रिजर्वेशन बन जाती थी। ठीक है, और ये ऐसा क्यों रखा गया, इससे ज़्यादा क्यों नहीं रखेगी, क्योंकि ऐसा अगर हम ज़्यादा रखते तो कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस थी रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग उससे क्या हो जाता, उसका वायलेशन हो जाता। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये है कि आप लोग जो है 1 साल में सिर्फ 50% ही जो है आप रिजर्वेशन दे सकते हो, इससे ज़्यादा जो है रिजर्वेशन नहीं दे सकते। इसीलिए उन्होंने क्या किया, 27% जो है रिकमेंडेशन किया, 27% जो रिजर्वेशन है उसका रिकमेंडेशन किया था, जिससे टोटल SC STs को भी इंक्लूड करके 49% बन रही थी, जिससे जो है सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइंस है वो भी वॉयलेट आपकी नहीं होती। ठीक है, अब देखिए उस वक्त ही जो है इस रिकमेंडेशन को अफेक्ट नहीं लाया गया। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए आपको BP सिंह की आपकी आती है, BP सिंह की गवर्नमेंट आती है। एक सेकेंड, जस्ट वेट, हाँ जी, फिर उसके बाद आती है आपकी BP सिंह की गवर्नमेंट। कब आती है भैया, 1990 में आती है। ठीक है, 1990 में आती है और इन्होंने जो है ये डिक्लेयर कर देते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, 27% जो मंडल कमीशन ने रिजर्वेशन किया था OBCs के लिए जो रिकमेंड दिया था, हम लोग क्या करेंगे, इसको लागू करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इनकी गवर्नमेंट तो चलो ख़त्म हो जाती है 1 ही साल में। फिर उसके बाद क्या होता है, 1991 में आपकी किसकी गवर्नमेंट आती है, PVC नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट आती है। ठीक है, PV नरसिम्हा राव, हाल ही में जिनका जो है भारत रत्न के लिए जो है नाम भी अनाउंस हुआ है। ठीक है, इनकी गवर्नमेंट आती है। इस टाइम पे जो है आपके इकोनॉमिक्स रिफॉर्म भी लाए गए थे, LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए इन्हीं के टाइम पे ही। और इन्हीं के टाइम पे ही इन्होंने क्या कहा, अब इनकी सरकार आई और तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि हम लोग, इन्होंने अपनी जो है 2 चीज़ें अपनी गवर्नमेंट में इंट्रोड्यूस की। जैसे ये पावर में आए, इन्होंने 2 चीज़ें जो है वो इंट्रोड्यूस की। ठीक है, 2 चेंजेस लाने की इन्होंने बात की। इन्होंने बोला कि क्या करेंगे, हम प्रेफर करेंगे 27% कोटा, लेकिन किनको, जो पुअर सेक्शन होंगे OBCs में, पुअर सेक्शन जो होंगी उनको जो है हम 27% जो कोटा है रिजर्वेशन का वो देंगे। ठीक है, और इसमें जो है ध्यान रखा जाएगा इकोनॉमिक क्राइटेरिया को भी।
ठीक है। इकोनॉमिक क्राइटेरिया, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन के बेसिस पे जो है ये रिजर्वेशन जो है लोगों को दी जाएगा, ठीक है, ये बात बोली। और दूसरा इन्होंने बोला 20% तो हम देंगे ही देंगे रिजर्वेशन, इसके साथ इन्होंने बोला हम एडिशनल 10% रिजर्वेशन और देंगे जॉब में, किनको, जो पुअर लोग हैं, जो पुअर लोग हैं और इकोनॉमिकली जो हैं वो बैकवर्ड हैं, ठीक है। एक इन्होंने बोला 27% कोटा देंगे, ठीक है, पुअर सेक्शन को, उनकी इकोनॉमिक क्राइटेरिया को देखते हुए। और दूसरे इन्होंने बोला एडिशनल 10% भी हम लोग क्या करेंगे, आपको पुअर लोगों को जो है जॉब में जो है हम लोग रिजर्वेशन देंगे, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन है। बैकवर्ड सेक्शन है लेकिन वो किस में है बैकवर्ड सेक्शन, वो बैकवर्ड सेक्शन है हाइयर कास्ट में। जो हाइयर कास्टें होंगी ना उनमें जो है ये 10% और रिजर्वेशन देंगी, ठीक है, ठीक है, समझ आया। अब देखिए इन्होंने ये तो अनाउंसमेंट कर दी, ये तो डिसीजन ले लिया नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने। अब उसके बाद क्या होता है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एक सेकेंड, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, देखिए 1991 में ये सब जो है अनाउंसमेंट हो जाती है। तो फिर जो है केस जो है किसके पास पहुंचता है, 1992 में जो है केस पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि जो आपने आर्टिकल 16 में क्लॉज 4 जोड़ा है, ठीक है, इसको जो आपने क्लॉज 4 जोड़ा है कि 20% जो है आप रिजर्वेशन देंगे जॉब में, रिजर्वेशन देंगे जो पुअर लोग हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग हैं उनको देंगे, और 10% जो है आप लोग क्या करेंगे, ये पुअर सेक्शन को देंगे, जो इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड है लेकिन हायर कास्ट में है उनको आप 10% रिजर्वेशन देंगे। इसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने अच्छे से थॉरली जो है स्टडी किया, और फिर जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है बोला कि ठीक है, आप 27% जो रिजर्वेशन दे रहे हैं ना, 27% जो रिजर्वेशन दे रहे हैं ओबीसीज को, ये बात ठीक है, इसको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जो अब एडिशनल जो 10% जो है रिजर्वेशन जॉब में दे रहे हैं, जो हायर क्लास में जो बैकवर्ड सेक्शन है, जो पुअर सेक्शन उनको दे रहे हैं, ये चीज़ जो है हम लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। और टोटली जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो एडिशनल 10% जो रिजर्वेशन नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने जो है डिक्लेयर किया था कि हम देंगे, इसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, और कुछ कंडीशन भी लगाई कि रिजर्वेशन जो है हम किस किस को देंगे, ठीक है। इन्होंने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम जो 27% जो रिजर्वेशन दे रहे हैं ना, हम क्या करेंगे, उसमें से जो है एक्सक्लूड करेंगे। अदर बैकवर्ड क्लासेस में जो हम रिजर्वेशन दे रहे हैं 27%, ये सभी को नहीं देंगे, इसमें से हम लोग क्या करें, क्रीमी लेयर, कल के लेक्चर में भी मैंने क्रीमी लेयर का बोला था, उसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन ही किया था क्योंकि मुझे पता था यहाँ पे मुझे एक्सप्लेन करना है। तो क्रीमी लेयर जो सेक्शन होंगी, क्रीमी लेयर सेक्शन होंगी, जो सेक्शन जो है एडवांस सेक्शन है, रिच सेक्शन है ओबीसी में, इनको जो है हम क्या करेंगे, ओबीसी के कोटे से जो है, बेनिफिशियरी कोटे से जो है इनको एक्सक्लूड करेंगे, इनको इंक्लूड नहीं करेंगे, ये बात बोली उन्होंने, ठीक है। और दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोली, दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली ठीक है, अपॉइंटमेंट, इनिशियल अपॉइंटमेंट जो होगी ना, स्टार्टिंग में जो अपॉइंटमेंट होगी किसी पर्सन की, उसमें रिजर्वेशन दिया जाएगा, ठीक है, रिजर्वेशन किस में दिया जाएगा, अपॉइंटमेंट में रिजर्वेशन दिया जाएगा। लेकिन जो आपकी प्रमोशन है, जॉब के बाद, होल टाइम के बाद जब जॉब करते हैं तो फिर प्रमोशन मिलता है ना, तो गवर्नमेंट ने कहा, क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, प्रमोशन में जो है कोई भी किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन जो है किसी को नहीं दिया जाएगा। किस में दिया जाएगा, सिर्फ अपॉइंटमेंट में, इनिशियल अपॉइंटमेंट में जो है आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा, ओके, ठीक है, समझ आया। अब देखिए, अब थर्ड पॉइंट में क्या बोलता है, थर्ड पॉइंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि थर्ड पॉइंट में जैसे मैंने बोला कि उसने जो है गाइडलाइन रखी है रिजर्वेशन की कि 50% जो है आप एक साल में एनुअली आप लोग क्या कर सकते हो, एनुअली आप सिर्फ 50% ही जो है आप जो है रिजर्वेशन दे सकते हो, इससे ज़्यादा जो है रिजर्वेशन आप नहीं दे सकते। तीसरी बात उसने ये बोली। और थर्ड बात उसने बोली सुप्रीम कोर्ट ने, कैरी फॉरवर्ड, क्या बोली, कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड रूल। अब ये कैरी फॉरवर्ड रूल क्या है, देखिए कैरी फॉरवर्ड रूल के तहत क्या कहता है कि मान लीजिए 50%, ठीक है, 50% आप रिजर्वेशन दे रहे थे, ठीक है, अब इस साल की, जैसे मान लीजिए 2024 चल रहा है, ठीक है, इस साल में जो है 50% आप लोगों को क्या देनी है, रिजर्वेशन देनी है। मान लीजिए इसमें से आपकी 3 सीटें जो हैं वो खाली रहेगी, ठीक है, ये 3 सीटें जो है रिजर्वेशन की आपकी फिल नहीं हुई है, ठीक है।
तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये 3 सीटें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर में क्या करेंगे, इसको 2025 की जो रिजर्वेशन है ना 50% की, उसमें हम लोग जो है इसको इंक्लूड कर देंगे। क्या करेंगे, इसको इंक्लूड कर देंगे। जब इसको जो है हम लोग ये 2 सीटें जो हैं, जो ये 3 सीटें बची थी 2025 में, जब हम इसको इंक्लूड करेंगे 50% की रिजर्वेशन में, तब भी जो है टोटल रिजर्वेशन 2025 की ये 3 सीटें मिला के भी जो है 2025 की रिजर्वेशन जो है वो आपकी 50% ही बननी चाहिए, इससे ज़्यादा जो है वो नहीं बननी चाहिए। ये किसने बोला, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला। ठीक है, एक बात ये बोली उन्होंने। ठीक है, आई थिंक आपको यहाँ तक जो है समझ आ रहा होगा। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, उसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि क्या किया जाएगा, एक परमानेंट जो है स्टैचूटरी बॉडी बनाई जाएगी। एक परमानेंट जो है स्टैचूटरी बॉडी बनाई जाएगी। ये बॉडी क्या करेगी, ये स्टैचूटरी बॉडी क्या करेगी, ये इसको इसलिए इस्टेब्लिश किया जाएगा ताकि ये क्या करे, एग्जामिन करे। किनको एग्जामिन करे कि कौन सी जो है सेक्शन जो है उसको इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है, किस में से, ओबीसी कोटे में से। ठीक है, ये परमानेंट स्टेचुटरी बॉडी बनाई जाएगी जो एग्जामिन करेगी कि कौन सी जो ओबीसीज में कैटेगरी है, कौन सी सेक्शन है जिसको इंक्लूड करना है और किसको जो है एक्सक्लूड करना है। ठीक है, उसके बाद जो है बहुत सारी जो है बाद में जो है आपकी जो है निकल के आती हैं, कमेटीज़ निकल के आती हैं। विद रिगार्ड टू द अबव रूलिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट द गवर्नमेंट हैज़ टेकन द फॉलोइंग एक्शन। जितनी जो ये गाइडलाइंस जो सुप्रीम कोर्ट ने दी हुई थी, ठीक है, इसके बाद जो है बहुत सारी गवर्नमेंट ने जो है एक्शन अपने लिए। सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या किया, सबसे पहले एक कमेटी बनाई जिसका नाम था रामनंदन कमीशन, रामनंदन कमेटी। ठीक है, रामनंदन कमेटी बनाई गई आपकी। अब इस रामनंदन कमेटी का क्या मकसद था, इसका भी यही एम था कि आपने क्या करना है, क्रीमी लेयर्स को देखना है कि ओबीसीज में जो है क्रीमी लेयर कौन सी हैं और उन क्रीमी लेयर्स को क्या करना है, आपने एक्सक्लूड कर देना है ओबीसी कैटेगरीज में से। ठीक है, ये कहा किसने, रामनंदन कमेटी ने कहा। ठीक है, कमेटी के तहत ये हुआ। फिर उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बनाई गई आपकी। नेशनल कमीशन कल के मैंने उसमें भी आपके साथ डिस्कस किया था करंट अफेयर के क्वेश्चन में। ठीक है, करंट अफेयर के कल के क्वेश्चन में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। ठीक है, तो अभी देखिए नेशनल कमीशन बनाएगी फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, वो एससीज के रिलेटेड मैंने डिस्कस किया था। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो है आपकी बनाई गई। ठीक है, ये बैकवर्ड क्लासेस आपकी कब बनाई गई थी, 1993 में बनाई गई थी। ठीक है, ठीक है, इसको भी जो है क्यों बनाया गया था, ये भी इसीलिए बनाया गया था कि ये देखिए कि कौन सी कास्ट जो है उनको इंक्लूड करना है रिजर्वेशन में और किनको जो है एक्सक्लूड करना है रिजर्वेशन में। और ये किस आर्टिकल के अंडर बनाई गई थी, ये 338B आर्टिकल के अंडर जो है आपकी बनाई गई थी। ठीक है, समझ आया आप लोगों को। और कल के लेक्चर में ही मैंने आपको बताया था नेशनल कमीशन ऑन एससी जो है वो किस आर्टिकल के अंडर बनाई गई थी, 338 के अंदर बनाई गई थी आपकी एससी। और एसटी आपकी बनाई गई थी 338B के अंडर बनाई गई थी। और ओबीसी आपकी किसके अंडर बनाई गई है, 338B के अंडर जो है वो बनाई गई थी। ठीक है, अब देखिए क्या होता है इसके साथ। देखिए, इन ऑर्डर टू नलीफाई द रूलिंग विद रिगार्ड टू द रिजर्वेशन इन प्रमोशन द 77th अमेंडमेंट एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1995। अब देखिए जो पहले जो गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि अपॉइंटमेंट में जो है वो रिजर्वेशन दी जाएगी, जो इनिशियल अपॉइंटमेंट, लेकिन जो 5 साल जब आप सर्विस कर लेते हो उसके बाद आपको प्रमोशन मिलता है, तो प्रमोशन में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने भाई ले आई 77th अमेंडमेंट एक्ट ले आई आपका। ठीक है, कब आया था ये 77th अमेंडमेंट एक्ट, जो है 1995 में जो है इसको इनेक्ट किया गया। ठीक है, 77th अमेंडमेंट एक्ट जो है लाया गवर्नमेंट ने। और इसमें क्या किया, इट एडेड ए न्यू प्रोविज़न इन आर्टिकल 16। इसने क्या किया, 16 आर्टिकल में एक और न्यू प्रोविज़न डाल दिया, दैट एम्पावर द स्टेट टू प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन इन प्रमोशन। जिसमें क्या किया गया, प्रमोशन का जो है स्टेट को एम्पावर किया गया कि वो प्रमोशन में भी क्या कर सकती है, रिजर्वेशन जो है वो दे सकती है अंडर द स्टेट इन फेवर ऑफ SC ST दैट आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेशन इन द स्टेट सर्विसेज। ठीक है,
तो उसने क्या किया, एम्पावर किया, इस आर्टिकल ने क्या किया, एम्पावर किया इस अमेंडमेंट ने स्टेट को कि आप लोग जो है रिजर्वेशन दे सकते हो स्टेट के अंडर, सिर्फ किसको दे सकते हो, SC एंड ST को दे सकते हो, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ही नलीफाइड कर दिया था उस वक्त कि नहीं, कोई भी रिजर्वेशन किसी भी जो है कैटेगरी को नहीं मिलेगी। लेकिन अभी के लिए आपको ये याद रखना है कि अभी के लिए रिजर्वेशन प्रमोशन में है, पर किसके लिए, सिर्फ SC और STs के लिए ही है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगेन फिर 85th अमेंडमेंट एक्ट आता है आपका 2001 में, ठीक है। 2001 में आपका आता है 85th अमेंडमेंट एक्ट आता है आपका 2001 में, प्रोवाइड सब्सक्वेंशियल सीनियरिटी इन केस ऑफ प्रमोशन बाय वर्चू ऑफ रूलिंग ऑफ रिजर्वेशन फॉर द गवर्नमेंट सर्वेंट बिलोंगिंग टू ST एंड ST। ये मैंने आप लोगों के साथ जो है डिस्कस कर लिया कि SC एंड ST को जो है रिजर्वेशन दी जाएगी प्रमोशन में, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपका एक और देखिए अमेंडमेंट आता है 81st अमेंडमेंट जो हुआ था आपका, 81st अमेंडमेंट एक्ट आपका 2002 में होता है, ठीक है। ये कब, 2000 में आपका 81st अमेंडमेंट हुआ। इस 81st अमेंडमेंट एक्ट में क्या कहा गया, अब गवर्नमेंट ने क्या बोला था कि कैरी फॉरवर्ड जो आपकी रूल है, कैरी फॉरवर्ड मैंने आपको वही पढ़ाया कि 50% जो है, अगर कोई पिछले साल की जो प्रीवियस ईयर की कोई सीट बची हुई हैं तो जो आगे न्यू ईयर है उसमें उसको इंक्लूड करके टोटल आपने रिजर्वेशन तब भी इसको 50% बनाना है। तो अब जो इसमें जो है क्या बोला गया, इसमें एक और क्लॉज जो है वो ऐड किया गया आपके 16 आर्टिकल में कि मान लीजिए 2024 में जो आपकी 2024 में आपकी 3 सीटें जो हैं वो बच गई थी 50% में से, ठीक है। तो इसने क्या बोला, इस अमेंडमेंट ने क्या बोला कि नेक्स्ट ईयर में जो 2025 में आप 50% रिजर्वेशन दोगे, ये रिजर्वेशन आप लोग अलग रखोगे, लेकिन जो ये 3 सीटें जो बच गई हुई है ना, ये जो 3 सीटें बच गई हुई हैं इसको आप कैसे काउंट करेंगे, एक सेपरेट क्लास फॉर वैकेंसी जो है इसको काउंट करोगे, इनको एक सेपरेट रिजर्वेशन लोगे आप लोग जो है, इस 50% के न्यू ईयर के जो 50% है उसमें इंक्लूड नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका किसके तहत कहा गया, 81st अमेंडमेंट एक्ट के जो है तहत इसको लाया गया और न्यू प्रोविज़न जो है आपके आर्टिकल 16 में जो है ऐड ऑन किया गया था, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा अच्छे से मंडल कमीशन, ठीक है। मंडल कमीशन पे क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए मैंने ये पूरी ही चीज़ें आपके साथ एक्सप्लेन कर दी हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा, जो मेन पॉइंट है आप लोगों ने राइट डाउन कर लिए होंगे, ठीक है। मैंने यहाँ इतना टेक्स्ट नहीं लिखा होता है, इसके रिलेटेड नहीं लिखा, क्योंकि लैंग्वेज जो है पढ़ने में डिफ़िकल्ट होती है और बच्चे उससे बोर हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने आपको बोला है कि आप लोग कंसेप्ट पे जो है ज़्यादा फोकस कीजिए, आप अपने लैंग्वेज में जो है वो वर्ड्स को लिख लीजिए ताकि आप लोगों को चीज़ें जो है रिमाइंड रहें एग्ज़ाम में, ठीक है। सो आज का इतना ही लेक्चर रखते हैं क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाएगा। कल हम इसका अनटचेबिलिटी और टाइटल वाला जो लास्ट 2 बचे हैं आपके आर्टिकल 17 और 18 कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, and thank you so much for watching. Have a nice day.